अगर हम इस गेम में मर जाते हैं तो क्या होता है। वहीं पर ब्लड मून का लेवल 9 का बंदा आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम इस गेम में मर जाती हो तो तुम्हारा क्या होगा। वो भी एक प्लेयर है जो कि नए प्लेयर्स का शिकार करता है। शैन जल्दी से जी को पीछे की तरफ कर देती है और अपने फाइटिंग मूड में आ जाती है और कहती है मुझे इस सब को फेस करना ही होगा। वो किलर जो कि उनको मारने के लिए आया है उसका नाम कॉन्ग होता है और कॉन्ग के स्पेशल इक्विपमेंट्स उसके पाँव में लगे होते हैं। वो जल्दी से जंप करते हुए उन पर अटैक करता है जिससे सारे ग्राउंड को शैटर कर देता है। कॉन्ग उन दोनों से कहता है मुझे तो लगा था यहाँ पर सिर्फ एक ही नया प्लेयर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। शैन जी से कहती है तुम अभी भी रिकवर हुए हो, मुझे इससे फाइट करने दो। जी उससे कहता है क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगी। शैन उससे कहती है ये तो अब ट्राई करने पर ही पता चलेगा और वो आगे बढ़ जाती है। शैन जल्दी से अपनी तलवार को घुमाते हुए उस पर अटैक करती है, लेकिन कॉन्ग भी अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है और उसकी तलवार को अपने पाँव के नीचे दे लेता है, जबकि अपनी दूसरी टांग को उठाते हुए उस पर अटैक करता है। क्योंकि कॉन्ग के हाथों में कोई भी वेपन नहीं है, उसके वेपन उसके पाँव में है। शैन बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचती है। जी आगे बढ़ता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। कॉन्ग उनसे कहता है तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरा अटैक तुमसे भी अच्छा है। शैन कॉन्ग से कहती है लेकिन तुम्हारा लेवल भी 9 है और मेरा लेवल भी 9 है, तो फिर तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। साथ ही शैन जी से कहती है जो कि तुमने अंडरग्राउंड सिटी में किया, अगर तुम वैसे ही यहीं पर करने वाले हो तो तुम्हारा इसके सामने जीतने का कोई चांस नहीं। जबकि जी सोच रहा होता है अगर वो वाला अपग्रेड मैंने यहाँ पर किया तो इससे पहले तो मैं मर जाऊंगा। कॉन्ग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शैन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले मुझे हरा सकती हो। और वो जल्दी से शैन पर अटैक करता है। शैन अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन वो एक शैडो क्लोन होता है। असल में कॉन्ग उसके पास से आगे निकल जाता है और वो जी को मारने के लिए जा रहा होता है। कॉन्ग उसके करीब पहुंच जाता है और जी से कहता है सॉरी पर आज तुम्हें यहीं पर मरना होगा और तुम्हारे सारे पॉइंट्स मेरे हो जाएंगे। और वो जैसे ही उस पर अटैक करता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे कहता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरा आज कोई प्लान नहीं है मरने का। जबकि अंदर से जी यही सोच रहा होता है इसके सिर्फ एक ही अटैक से मेरी पूरी बॉडी अंदर से हिल चुकी है। उसी वक्त शैन आगे बढ़ती है और अपने स्पेशल मूव को इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग से कहती है तुम्हें हम जैसे प्लेयर्स को कम नहीं आंकना चाहिए। कॉन्ग जल्दी से जी को पीछे की तरफ धक्का देता है और उसके हरिकेन वाले मूव को अपने क्रॉस मूव से गायब कर देता है। न सिर्फ उसके हरिकेन मूव को खत्म करता है बल्कि शैन भी उससे जख्मी होती है। शैन की एचपी कम हो जाती है। शैन कहती है इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इसकी फाइटिंग स्किल्स तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ही। कॉन्ग भी उन दोनों से कहता है मुझे इस बात को तो मानना होगा कि तुम दोनों भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। शैन उसे कहती है तो अब तुम्हें पता चल गया है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्या करने वाले हो, सरेंडर करके यहाँ से भागने वाले हो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, कर सकते हो। कॉन्ग उसे कहता है वैसे मैं ऐसा करता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहूंगा। शैन उसे कहती है कैसी डील। मुझे तो कोई भी डील नहीं करनी। हाँ अगर तुम अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। कॉन्ग उसे कहता है नहीं ऐसी डील नहीं, मेरे पास इससे भी एक अच्छी डील है, तुम्हें बस यहाँ पर खड़े रहकर देखना है और इस नए प्लेयर को मैं अपने हाथों से मारूंगा और उसके बाद इसके पॉइंट्स को हम दोनों आपस में बांट लेंगे। 60% मेरे होंगे और 40% तुम्हारे। शैन और जी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। कॉन्ग उसे कहता है और साथ ही मैं तुम्हें अपने ग्रुप में भी ज्वाइन करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ। शैन हंसते हुए उसे कहती है तुम्हारा ग्रुप 10 टॉप ग्रुप्स में से एक ग्रुप है, तुम्हारी डील तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। जी घबरा जाता है और शैन से कहता है कहीं तुम मुझे इसके सामने बेचने तो नहीं वाली। शैन उसे कहती है मैं तुम्हें इसके सामने क्यों बेचूंगी, जबकि मैं तुम्हें बाद में खुद भी मार सकती हूँ और वैसे भी मुझे इन ग्रुप्स में कोई दिलचस्पी नहीं जिन्हें नए प्लेयर्स को मारने में मजा आता है। जी चैन की सांस लेता और कहता है मुझे तो लगा था शायद तुम मुझे मार डालोगी। जी अपनी तलवार को उठाकर रेडी हो जाता है और कहता है अब हम लोग इसका सामना कैसे करें। हालांकि मैं अभी अभी रिकवर होकर आया हूँ और मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मैं अपनी परफेक्ट शेप में होता तो मैं शैन की कुछ मदद कर पाता, लेकिन फिर भी मुझे इसका साथ देना होगा। ये किसी आम से मॉन्स्टर की तरह नहीं है जिसका फाइटिंग पैटर्न एक जैसा हो। इसकी फाइटिंग और इसकी थिंकिंग बहुत ज्यादा अलग है। जी शैन से कहता है अपना ध्यान रखना, इसके साथ फाइट आसान नहीं होने वाली। शैन उसे कहती है मुझे पता है। कॉन्ग शैन से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी डील के बारे में फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो तुम अपना सब कुछ गंवा दोगी। शैन उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आगे वो एक ट्रैप में फंस जाती है। उसके सामने लेजर ट्रैप्स होती हैं। शैन जल्दी से पीछे की तरफ हटती है और कहती है ये ट्रैप कब इसने बिछाया, पहले तो ये ट्रैप यहाँ पर नहीं था। उसी वक्त उसके पीछे वाली दीवार में से एक रास्ता खुलता है और उसमें से उस पर लेजर अटैक होता है। शैन जल्दी से उससे बचने की कोशिश करती है। उसी वक्त कॉन्ग ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और शैन से कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने वो मौका गंवा दिया। जैसे वो शैन पर अटैक करने लगता है, जी अपने वेपन के साथ आगे बढ़ता है और उसे ब्लॉक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। कॉन्ग जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है
जी शेन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। शेन उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ कोई और भी है जो इसकी हेल्प कर रहा है। कॉन्ग जो कि पीछे हटकर हंस रहा होता है, उसी वक्त साथ वाली दीवार में से रास्ता ओपन होता है और एक और प्लेयर वहाँ से निकलता है और कॉन्ग से कहता है हंसना बंद करो और जल्दी से इनको मारो। दूसरे वाले का नाम शैडो किलर होता है। जी और शेन उसके लेजर ट्रैप में फंस चुके होते हैं। जी कहता है हमारा तो पीछे का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। शेन कहती है 2 के साथ 2 का मुकाबला, अगर ऐसी फाइट हुई तो हम लोग इनसे नहीं जीत पाएंगे। जी उसे कहता है दूसरे आने वाले पर तुम अपनी नजर रखो, मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म का प्लेयर है और उसके पास कौन सी पावर्स हैं। जबकि कॉन्ग उन दोनों से कहता है तुम दोनों के चेहरों को इस तरह देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। शैडो किलर वापस दीवार में गायब हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से इसे खत्म करो। जबकि कॉन्ग उनको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग ऊपर हवा में जंप करता है और अपनी टांगों को घुमाते हुए और एक स्पिनिंग बेब्लेड की तरह बन जाता है और उन पर अटैक करने के लिए नीचे की तरफ आता है। शेन जल्दी से अपने वेपन को उसके सामने करते हुए उसे ब्लॉक कर रही होती है और कहती है मुझे लगता है कि ये अब डेस्परेट है हमें मारने के लिए, लेकिन साथ ही शेन को समझ आती है कि ये मुझे मार नहीं रहा बल्कि ये मुझे पीछे की तरफ पुश कर रहा है ताकि मैं उन लेजर्स के साथ टकरा कर कट जाऊँ। वो शेन को उसके वेपन के साथ धकेलता हुआ पीछे उन लेजर बीम्स तक ले जाता है। ये देखकर जी उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन शैडो किलर दीवार में से निकलता है और कहता है तुम उनके रास्ते में आ रहे हो। शैडो किलर अपने एक स्पेशल मूव को इस्तेमाल करता है जिससे जी के इर्द गिर्द एक एनर्जी का घेरा बन जाता है जो कि उसका स्पेशल मूव होता है, जिसकी वजह से जी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। शेन जी को इस हालत में देखकर कहती है मुझे लगता है कि मुझे खुद ही से निपटना होगा। शेन कहती है मुझे भी अपने फाइनल मूव को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मेरे पास इतनी ज्यादा एचपी नहीं बची। और वो अपने फाइनल मूव को इस्तेमाल करती है जो कि हेल फायर टॉर्च होती है, जिससे एक बड़ी सी हेल फायर पैदा होती है। कॉन्ग जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है। कॉन्ग और शैडो किलर एक दूसरे के साथ बैग के साथ मिलाकर खड़े होते हैं। शैडो किलर उसे कहता है तुमने अपने शिकार को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। कॉन्ग उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, वो लड़की काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉन्ग कहता है लेकिन अपने इस फाइनल अटैक की वजह से उसकी एचपी भी कम रह गई है और उसकी माना पावर भी कम हो गई है। शेन जी से कहती है मेरे पास ना तो एनर्जी बची है और ना ही मेरे पास हेल्थ बची है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हारे पास और कोई प्लान नहीं है तो हम लोग सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हैं। जी कहता है अब मैं क्या करूं, लास्ट टाइम अंडरग्राउंड सिटी में मैंने अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके अपने वेपन को अपग्रेड किया था, मैं अपनी बॉडी को हर बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे अब क्या करना होगा। लेकिन साथ ही जी कहता है अगर मैं अपनी बॉडी को इस्तेमाल ना करूं और कहीं और से अपनी एनर्जी लूं, क्या इससे मेरा वेपन अपग्रेड होगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। वो शेन से कहता है शेन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। उसी वक्त कॉन्ग भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है जब से मैं एक प्लेयर बना हूँ, चाहे वो अंडरग्राउंड सिटी हो या फिर कोई नए प्लेयर्स को मारना हो, कोई भी प्लेयर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने सबको मार डाला। हालांकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। मेरे पास एक पार्टनर है, एक शैडो किलर जो कि शैडोज में काम करता है। और तुम बिल्कुल ठीक थी, अगर हम लोगों की डील हो भी जाती और मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन शैडो किलर तुम्हें जरूर मार देता और तुम्हारे पॉइंट्स फिर भी हमें मिलते। कॉन्ग उन दोनों से कहता है लेकिन मुझे इस बार कहना होगा कि तुम दोनों नए प्लेयर्स के तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन बुरी बात यह है कि आज तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। आज मैं अपना 100% देने वाला हूँ। जी हंसते हुए उससे कहता है कोई भी कभी भी 100% को अचीव नहीं कर सकता। अगर हमारे पास उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही क्यों ना हो, हम लोग उसके सहारे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। और यही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। साथ ही वो कॉन्ग से कहता है अभी तक तुमने जो कुछ भी किया है उससे तो सिर्फ इतना ही साबित होता है कि तुम एक लड़की से स्ट्रॉन्ग हो। ये बात सुन के कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कॉन्ग जी से कहता है मेरे पास पहले कोई चांस नहीं था अपनी लाइफ को चूज करने का, लेकिन अब हेवेंस ने मुझे एक चांस दिया है अपनी लाइफ को चूज करने का। मैं अपनी लाइफ को रिस्टार्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकता हूँ और इस बार मैं अपनी लाइफ को 100% जीऊंगा। और साथ ही कॉन्ग की बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। कॉन्ग जब छोटा था तो वो अपाहिज हुआ करता था और वो व्हील चेयर पर स्कूल में बैठा होता है। बच्चे सामने बातें कर रहे होते हैं, किसी को 80% मार्क्स मिलते हैं, किसी को 90%, जबकि कॉन्ग को पूरे 100% मार्क्स मिलते हैं। कॉन्ग कहता है जब मैं छोटा था तभी मेरा एक और एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी टांगें बेकार हो गई, लेकिन मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा, अपनी जिंदगी को बेकार नहीं होने दिया। मैं व्हील चेयर पर बैठकर ही एक्सरसाइज भी करता रहा, अपनी बॉडी को फिट रखा, लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं था। कॉन्ग कहता है मुझे इस दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं मिली क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। मैंने जितनी भी स्टडी कर ली, मेरे पास 100% मार्क्स थे, मेरे पास परफेक्ट बॉडी थी, लेकिन मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिली। वो लोग मुझे यही कहते थे इतना ज्यादा स्टडी करने का क्या फायदा जबकि तुम चल फिर भी नहीं सकते। मैं जहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाता वो कहते कि तुम क्वालिफाई नहीं हो,
तुम्हारी स्टडी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी टांगों के बिना तुम हमारे किसी काम के नहीं। और अपनी स्पाइक बॉडी के साथ मैं कभी भी 100% को अचीव नहीं कर पाया। फिर एक दिन अचानक मुझे ये गेम मिली और मुझे कहा गया कि तुम्हें एक प्लेयर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया है, क्या तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। और इस फाइनल लेवलिंग गेम ने मेरी जिंदगी बदल दी। और अब जबकि मैं इस गेम के अंदर हूँ, मैं अपनी जिंदगी को वाकई में बदल सकता हूँ। मैं 100% अचीव कर सकता हूँ। जबकि उसके सामने खड़ा जी, उसके हाथ में वो क्रिस्टल होता है जो कि उन्हें क्रोकोडाइल बॉस को मारने पर मिला था। जी कहता है, वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तलवार को एनर्जी चाहिए होती है और वो इस क्रिस्टल से एनर्जी लेकर अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। जी उस क्रिस्टल को उस तलवार के करीब लाता है जिससे विंडो ओपन होती है और कहा जाता है एफ क्लास के अंडरग्राउंड बॉस का एक एनर्जी क्रिस्टल एब्जॉर्ब हो रहा है और इस वेपन का स्पेशल स्किल एक्टिवेट किया जा रहा है। शैन उसकी तरफ देखती है और कहती है, अंडरग्राउंड सिटी में बिल्कुल इसने ऐसे ही किया था, इसकी पूरी बॉडी एनर्जी में कवर थी। शैडो किलर कोंग से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी करो और इसे खत्म करो। कोंग जो कि पहले ही मिड एयर में होता है, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ को बर्बाद करने के लिए नहीं दूंगा। जी अपनी अपग्रेड कंप्लीट कर लेता है और कहता है, मेरा वेपन रेडी है, चलो मैं तुम्हें इस दुनिया की रियलिटी दिखाता हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाता है और उन दोनों के वेपन्स आपस में टकराते हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो पैदा होता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। शन कहती है, क्या जी ठीक होगा। शैडो किलर भी सोच रहा होता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है, ये तो एक नया प्लेयर है, लेकिन अगर इसके पास इतनी ज्यादा पावर है तो ये इसे हैंडल नहीं कर सकता। उसी वक्त जी को दिखाते हैं, जी के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि जी अपनी इतनी ज्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाता। जी नीचे बैठा होता है जबकि कोंग सामने खड़ा होता है। कोंग जी से कहता है, मुझे लगता है कि मैं जीत चुका हूँ। जी उसे कहता है, क्या तुम्हें पक्का कंफर्म है। और साथ ही दिखाते हैं कि कोंग की पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। कोंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं कभी नहीं हारा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी हार नहीं मानी, मुझे 100% अचीव करना है। और साथ ही एक जबरदस्त धमाका होता है और उसकी बॉडी फट जाती है। जी कहता है, मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, बहुत ज्यादा कॉशियस, जिसकी वजह से मैंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है, अगर मेरे पास जिंदगी में 1% का भी चांस हुआ तो मैं उस चांस को जरूर अचीव करूंगा। जी कोंग को हरा देता है। ये देखकर शन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुमने तो वाकई में उसे हरा दिया, हालांकि तुम लास्ट टाइम जख्मी हो गए थे और उससे अभी तक रिकवर नहीं हुए, फिर भी तुम अपनी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर को कैसे रिलीज कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन असल में उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। जी उससे कहता है, मेरी बॉडी को टच मत करो, मुझे भी थोड़ी देर इसी स्टैंस पे खड़ा रहना होगा। वो शैडो किलर अभी भी यहीं पर है, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ। शैडो किलर भी इस तरफ देखकर काफी ज्यादा घबराया होता है और कहता है, इसके वेपन का सिर्फ एक ही वार और इसने कोंग को हरा दिया, आखिर ये कैसे कर सकता है, ये तो एक नया प्लेयर है। शैडो किलर कहता है, मुझे लगता है कि ये अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है, क्या मुझे अभी आगे बढ़कर इसको खत्म करना चाहिए। जी उससे कहता है, तुम एक छोटे चूहे की तरह दीवारों में छुप रहे हो, क्या तुम अभी भी हमसे फाइट करना चाहोगे। शैडो किलर उसकी बात सुनकर दीवार में अपना रास्ता ओपन करता है और अंदर चला जाता है और कहता है, मुझे अभी फाइट नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त सिटी सेपरेशन खत्म हो जाती है। शन कहती है, मुझे लगता है कि वो शैडो किलर चला गया। जी कहता है, हाँ, इसीलिए बिल्डिंग्स फिर से नॉर्मल हो रही हैं। उसके वहाँ से जाते ही जी जल्दी से नीचे लेट जाता है और कहता है, चलो शुक्र है वो लोग चले गए, अगर हमारे पास उस बॉस से लिया हुआ वो एनर्जी क्रिस्टल नहीं होता तो हम लोग आज मर गए होते। कोंग को मारने पर उन्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि जी अभी तक उसकी लीडरशिप में है, इसलिए शन को डिसाइड करना है कि उसने जी को कितने पॉइंट्स देने हैं। उनके सामने एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर लिखा गया होता है कि अपने शेयर को डिवाइड कर लो। जी जल्दी से आके बढ़ता है और उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, चलो देखते हैं हमें कितनी लूट मिली है। वो जैसे ही उसको खोलता है उसके अंदर से बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं। जी जल्दी से एक वेपन को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार हम लोग जीत ही गए और हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी मिले हैं, पता नहीं ये कितने महंगे बिकेंगे। शन जी से कहती है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर कोंग को मारा है तो इसलिए आधे पॉइंट से तुमने मुझे वैसे ही देने हैं और मेरा एनर्जी क्रिस्टल जो तुमने यूज किया है उसके बदले में तुम्हें मुझे 10% ज्यादा देना होगा। जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है, मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर उस कोंग को मारा है, तुम तो मुझे दिन दहाड़े लूटने पर तुली हुई हो। शैन उसके सर में मुक्का मारते हुए कहती है, अगर मैंने तुम्हें वो क्रिस्टल नहीं दिया होता तो अब तक तो तुम मर चुके होते, अब जल्दी करो और सारे क्रिस्टल मुझे दे दो। और दूसरी बात, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझसे वो क्रिस्टल उधार चाहिए, इसलिए अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे वापस कितना चाहिए। अब साथ में ब्याज तो लगेगा। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है, क्या तुम 1700 पॉइंट्स शैन को देने वाले हो। जी रोते हुए यस के बटन पर प्रेस करता है,
जिससे जी के पास से 1700 माइनस हो जाते हैं और शन के पास 1700 प्लस हो जाती है। जी अपने स्टेटस बार को ओपन करता है। जी का लेवल 6 हो चुका है, जबकि उसके पास अभी 9 पॉइंट्स हैं, जो कि वो अपने स्टैट्स में इंक्रीज कर सकता है। जी कहता है अगर मैं इन पॉइंट्स से इस दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, तो इसका मतलब इन पॉइंट्स के बदले में मैं बहुत सारे स्किल्स भी खरीद सकता हूँ। अपनी हालिया की फाइट से मुझे इतना अंदाजा तो हो गया है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। तो इस गेम के अंदर स्ट्रॉन्ग वेपन और स्ट्रॉन्ग स्किल्स के बिना मैं नहीं जीत पाऊंगा। मुझे 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए अपने स्किल्स को इंक्रीज करना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। शैन उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जितने पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं उतने पॉइंट्स से तुम कोई भी स्किल नहीं खरीद पाओगे, और एक बार जब तुम किसी स्किल को खरीद लेते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें वही स्किल उससे भी ज्यादा महंगा मिलेगा। ऐसा रास्ता वही इख्तियार करते हैं जिन प्लेयर्स के पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इसलिए तुम इस बारे में सोचना भी मत। शैन उसे कहती है वैसे इस गेम ने हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम दी हुई है, हम सबको अपना रास्ता ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने भी अपना एक रास्ता ढूंढ लिया है। आज के बाद मैं अपने लिए गियर्स इकट्ठे करूंगी ताकि किसी के साथ फाइट करने के दौरान मेरे पास इक्विपमेंट्स की कमी ना हो। और साथ ही शन बैठी वहाँ पर मिलने वाली सारी लूट का बंटवारा कर रही होती है। शन जी से कहती है तुम चाहे जो मर्जी करो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर शन उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है चलो ठीक है, मैंने बंटवारा कर दिया, अपना अपना माल ले लो। जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो मुझे भी कुछ इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं। जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है, साथ ही उसका चेहरा लटक जाता है। शैन उसे कहती है ये वाली साइड मेरी है और ये वाली तुम्हारी है। शैन वाली साइड पर तो बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट्स होते हैं, जबकि जी वाली साइड पर सिर्फ कचरा पड़ा होता है। जी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने कचरे वाली साइड में से एक टॉयलेट पेपर उठाता है और कहता है ये तुम कैसी बंटवारा कर रही हो, मेरे वाले इक्विपमेंट्स में टॉयलेट पेपर का क्या काम है, क्या तुम्हें ये भी एक इक्विपमेंट नजर आता है। शैन फिर से उसके सर में मारती है और उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, जो मिल रहा है चुप करके ले लो, वैसे भी तुमने अभी मेरे बहुत सारे पॉइंट्स देने हैं, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुमसे वो भी ले लूंगी। फिर शैन आगे बढ़ती है और अपने सारे इक्विपमेंट्स को अपनी इन्वेंट्री में रख लेती है और जी से कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे साथ रुक जाओ, हमारे पास एक प्लान है जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। शैन अपने पास से एक और छोटी बॉटल निकालती है और जी को देते हुए कहती है अब जबकि कॉन्ग को तुमने मारा है तो चलो तुम्हें इसके बदले में कुछ अच्छी चीज दे देती हूँ। अब एक अच्छे बच्चे बनाओ और वापस अपने घर चले जाओ। जी उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़कर कहता है अब ये क्या है। उसके पास हिंट ओपन होता है, वो असल में एक मेडिसिन होती है जिसको पीने से 30 मिनट तक वो अपनी हार्ट बीट को रोक सकता है, लेकिन उसके सारे स्किल्स 90% तक कम हो जाएंगे। जी कहता है ये किस किस्म की बकवास मेडिसिन है, इसको पीने से मेरी हार्ट बीट 30 मिनट के लिए रुक जाएगी, मैं इसको पीऊंगा ही क्यों, क्या मुझे मरने की इतनी जल्दी है। साथ ही वो अपने आसपास देखता है तो वो जा चुकी होती है। जी वहीं पर अपनी लूट के सामने बैठा होता है और कहता है मैंने अपनी जान को खतरे में डाला और मुझे मिला क्या, सिर्फ ये कचरा। उसी कचरे में एक पत्थर पड़ा होता है, वो उस पत्थर को हाथ में उठाता है और कहता है अगर मैं डंजन के अंदर रैंडमली भी कोई पत्थर उठाता तो वो भी इससे ज्यादा कीमती निकलता, पता नहीं ये क्या चीज है। साथ ही वो रोते हुए उस पत्थर को जमीन पर पटक देता है और कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी गेम्स खेली हैं कभी भी मुझे इतनी ज्यादा बुरी लूट नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो पत्थर नीचे पटकते ही चमकना शुरू कर देता है और उसके ऊपर से स्केल गिर जाते हैं और उसके अंदर से एक अंडा निकलता है और साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे हाथ एक बहुत ही रेयर आइटम लगी है, इसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर लो। जी उसे जल्दी से उठा लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक एग है, अब मैं इसको कैसे हैच करूँ, क्या इसका कोई सर्टेन लेवल है जिसके बाद ये अपने आप हैच हो जाएगा या फिर इसे बॉडी हीट देना होगी। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है रात काफी हो चुकी है, मुझे लगता है कि इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, क्या पता कभी इस अंडे में से कोई ऐसी चीज निकल आए जिससे मेरी आज की सारी कीमत अदा हो जाए। जी अपनी लूट का सामान लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। जी अपने बिस्तर पर लेटा होता है, जबकि उसने वो एग भी अपने साथ ही रखा होता है। जी कहता है पूरी रात रेस्ट करने की वजह से अब मैं काफी ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं अपने इक्विपमेंट्स को सेटल कर लेता हूँ। जी उस गेम से कहता है जरा मेरा स्टेटस बार ओपन करो। जी का स्टेटस बार ओपन होता है। जी का लेवल 6 हो चुका है और उसके पास 1799 टोटल पॉइंट्स हैं। जी कहता है कॉन्ग को मारने पर मुझे टोटल 3400 पॉइंट्स मिले थे, जिन्हें आधा आधा मारने पर मुझे सिर्फ 1700 पॉइंट्स बचे हैं। हालांकि मेरा लेवल 6 हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा किसी ऐसे प्लेयर के साथ फाइट करनी चाहिए जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जी के पास टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं जो वो अपने स्टेटस में ऐड कर सकता है। वो उनमें से 4 पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करता है, जबकि बाकी के 5 पॉइंट्स को अपनी एजिलिटी में ऐड कर लेता है। तो वो अपने उस एग की तरफ देखता है और कहता है अब मैं इस एग का क्या करूँ। साथ ही वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है और कहता है इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। जैसे वो उसे अपनी इन्वेंट्री में रखने के बाद उसके ऊपर टच करता है तो साथ ही उसकी स्पेसिफिकेशन बताई जाती है कि ये एग कब फूटने वाला है और इसमें से क्या चीज निकलेगी। जी कहता है मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, फिलहाल मैं इसे अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी ये गेम मुझे खुद ही बता देगी। फिर उसे कौन से जो इक्विपमेंट्स मिले थे उनमें से एक इक्विपमेंट के ऊपर टच करता है और कहता है चलो इस गार्बेज स्वर्ड की तरफ देखते हैं, आखिर ये किस किस्म की स्वर्ड है। जी उसकी स्पेसिफिकेशंस देखने के बाद कहता है ये तो इतनी ज्यादा खास नहीं है, मेरे पास इससे ज्यादा बेहतर है,
क्यों ना मैं इसे ऑनलाइन स्टोर पर बेच दूं। और फिर वो साथ ही सेल के ऑप्शन में क्लिक करता है और साथ ही उसकी आइटम बिक जाती है और उसे सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। जी कहता है मुझे लगा ही था, इस किस्म की गार्बेज स्वर्ड को बेचने में मुझे ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वहीं पर जी के पास गेम के अंदर एक और ऑप्शन होता है, डिसमेंटल का। जी कहता है मेरे पास अभी और भी बहुत सारी कचरा तलवारें पड़ी हैं, इनमें से किसी एक पर ट्राई करता हूँ कि ये डिसमेंटल क्या करता है। वो एक और तलवार को सिलेक्ट करता है और उस पर डिसमेंटल को क्लिक करता है। जैसे वो उस पर डिसमेंटल को क्लिक करता है उसके आर्मर में कुछ चेंजेस होती हैं। जी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था। वो अपनी इन्वेंटरी में मौजूद लो क्लास के सारे इक्विपमेंट्स को अपने आर्मर के लिए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। वो उनमें से काफी सारों को डिसमेंटल करना शुरू कर देता है जिससे उसका आर्मर अपग्रेड हो जाता है। जी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इस तरह तो बहुत ज्यादा इजी है, मैं अपने आर्मर को अपग्रेड कर सकता हूँ, मैं तो कचरे को भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसने सोचा था कि मेरे स्पेशल इक्विपमेंट में ये भी पावर है और मुझे बस लो क्लास के इक्विपमेंट्स ढूंढने हैं ताकि मैं अपने वेपन को खिला सकूं, क्योंकि ये सारे इक्विपमेंट्स जो कि किसी काम के नहीं, ये बहुत ज्यादा सस्ते मिलेंगे, लेकिन इससे मेरा आर्मर अपग्रेड हो सकता है। इसलिए मुझे अब ज्यादा से ज्यादा इस तरह के इक्विपमेंट्स को ढूंढना होगा जो सस्ते मिले। जी कहता है इस गेम के लिए कोई मार्केट भी होगी जहाँ पर इक्विपमेंट्स बेचे या खरीदे जाते होंगे, मुझे उसके बारे में पूछना होगा किसी से, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और पॉइंट्स हासिल करना होंगे। और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हारे पास एक नई टास्क आई है, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहोगे। जी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, मुझे कुछ पॉइंट्स भी चाहिए, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे वो उसे यस करता है उसके सामने टास्क ओपन होकर आ जाती है। उसकी टास्क ये होती है कि उसने स्कूल जाना है और स्कूल को अटेंड करना है। हर दिन के उसे 10 पॉइंट्स मिलेंगे और हर क्लास को अटेंड करने पर उसे प्लस 400 पॉइंट्स मिलेंगे। टास्क को कंप्लीट करने पर उसे एक लेवल अप भी मिलेगा। ये देखकर जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कहीं ये गेम जानबूझकर मेरे साथ इस तरह का मजाक तो नहीं कर रही। अगले दिन जी तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वो जैसे ही अपने स्कूल पहुंचता है उसे सामने एक लड़का नजर आता है। जी कहता है मुझे लगता है कि ये वही बेवकूफ है। जी जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है वैंगबू, आखिर हमारी मुलाकात दोबारा हो ही गई। साथ ही जी वैंगबू के बारे में बताता है। वैंगबू इसका बेस्ट फ्रेंड है और इन दोनों की मुलाकात वीडियो गेम्स खेलते हुए हुई थी और फिर इन दोनों ने एक ही स्कूल में एडमिशन ले लिया। वैंगबू से कहता है तुम कौन हो, क्योंकि जी काफी ज्यादा पतला हो चुका है इसलिए वो उसे पहचान नहीं रहा। जी हंसते हुए वैंगबू से कहता है अब मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, मैं हूँ इतना ज्यादा हैंडसम और क्यूट, तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे। वैंगबू की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश रहता है और कहता है कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ, क्या वाकई में तुम जी हो। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है वाकई में तुम तो जी हो। जी उसे कहता है क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे, जब भी मुझे कॉल करते हो इसी तरह चिल्ला रहे होते हो। फिर वो दोनों स्कूल के मेस हॉल में चले जाते हैं और जाकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। वैंगबू से कहता है कल तुमने कहा था कि तुम स्कूल आने वाले हो, लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले और तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। जी उसे कहता है हाँ मैं आने वाला था, लेकिन मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था इसलिए मैं नहीं आया। वैंगबू से कहता है अच्छा ठीक है, इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने इतना ज्यादा अपना वजन कैसे कम कर लिया। जी उसे कहता है क्योंकि मैंने मीट खाना छोड़ दिया है इसलिए, और अब मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाता हूँ। लेकिन जी के हाथ में एक चिकन लेग पीस होता है जो वो खा रहा होता है। वैंगबू से कहता है अगर तुम सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हो तो तुम्हारे हाथ में क्या है। साथ ही वहाँ पर म्यूजिक बजने की आवाज आती है। जी कहता है ये इतना प्यारा म्यूजिक कौन बजा रहा है। वैंगबू से कहता है क्योंकि तुम काफी अरसे से स्कूल नहीं आए, हमारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई है जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाती है। सारे स्टूडेंट्स उसे पसंद करते हैं, बल्कि टीचर्स भी उसको पसंद करते हैं। वो हमारी क्लास की नई क्लास रैप है। जी कहता है हालांकि इसकी आवाज बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन मुझे इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। वैंगबू से कहता है क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। जी उसे कहता है क्या तुम उसे जानते हो, क्या मुझसे मिलवा सकते हो। वैंगबू उसे अपने साथ लेकर एक लड़की से मिलवाता है। वैंगबू से कहता है क्लास रैप, मैं उस लड़के को लेकर आया हूँ जिसका नाम जी है, जिसका तुम मुझे बार बार कहती हो कि ये स्कूल में क्यों नहीं आता। जी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो शन होती है। शन उसे कहती है वेलकम बैक। जी सोच रहा होता है क्या ये वाकई में शन है, जरा इसके कपड़े तो देखो, इसने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और ये बिल्कुल जेंटल लग रही है। वैंगबू साथ ही वहाँ से भाग जाता है और उसे कहता है क्लास रैप तुमने वादा किया था अगर मैं जी को क्लास में ले आता हूँ तो तुम मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड क्लियर कर दोगी, अब अपना वादा पूरा करो। जी उसे कहता है क्या तुमने मुझे इसके सामने बेच दिया। शन उसे कहती है तुमसे मुलाकात होना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। जी उसे कहता है तो अब मुझे समझ आई तुम क्यों मुझे बार बार कॉल करवा कर स्कूल बुला रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी यही टास्क थी कि मुझे स्कूल बुलाना है। अब जबकि मैं स्कूल आ चुका हूँ तो फिर मैं क्या वापस चला जाऊँ अगर तुम्हें मुझसे और कोई काम नहीं तो। शन उसे दीवार के साथ लगा लेती है और कहती है क्या तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो। जी उसे कहता है मैं तुम्हें अवॉइड कैसे कर सकता हूँ। शन उसे कहती है अच्छा ठीक है। आती वो अपने पास से विंडो ओपन करती है और उसे कहती है मैंने कॉन्ग से हासिल हुए सारे इक्विपमेंट्स को बेचा और मुझे काफी सारे पॉइंट्स मिले, उसमें से 50% शेयर तुम्हें दे रही हूँ। और साथ ही जी के पास 5000 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। जी कहता है इसने मुझे जो इक्विपमेंट्स दिए थे वो तो बहुत ज्यादा सस्ते थे, इसके इक्विपमेंट्स तो बहुत ज्यादा महंगे बिके हैं। शन उसे कहती है क्या तुमने इस न्यूज के बारे में सुना है। जी उसे कहता है कौन सी न्यूज। वो अपने मोबाइल में एक न्यूज आर्टिकल उसे दिखाती है और कहती है अभी अभी एक खबर आई है, एक बंदा जिसका नाम पेंगकोंग जिंग है
एक डिसेबल्ड पर्सन, उसे उसके घर में मरा हुआ पाया गया है। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि उसने सुसाइड की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कोंग को तुमने मारा है। ये वही गेम वाला कोंग है। ये बात सुनकर जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शैन जी से कहती है, ये देखो मेरे पास एक न्यूज है। वो उसे कोंग के बारे में बताती है कि कोंग मर गया, जिसको गेम के अंदर तुमने मारा था। इसका मतलब अगर कोई गेम के अंदर मरता है तो वो रियल वर्ल्ड में मर जाता है। जी उसे कहता है, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि ये गेम अगर पॉइंट्स के बदले में कुछ भी दे सकती है, तो इसका मतलब अगर हम इस गेम के अंदर मरते हैं तो हम रियल में भी मरेंगे। जी शैन से कहता है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को भी नहीं मारने वाला, जबकि हमें पता है कि किसी को गेम के अंदर मारने से वो रियल में मर सकता है। लेकिन अगर कोई मुझे टारगेट करने की कोशिश करेगा तो फिर मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शैन उसे कहती है, मुझे तो लगा था शायद तुम इस खबर को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे और तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। क्या तुम दोबारा से मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? मुझे कुछ लो लेवल के डंजन्स के बारे में पता है, हम दोनों एक साथ जाकर उनको क्लियर कर सकते हैं। जी उसे कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ टीम अप नहीं होना, मैं अकेले काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो गेमर हूँ। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अगर मैं हमेशा पावरफुल प्लेयर के साथ चिपका रहूंगा तो मुझे तो गेम मैप भी याद नहीं रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं गेम के अंदर बिल्कुल यूजलेस हो जाऊंगा। मुझे अपने बलबूते पर कुछ करना है, मुझे भी एक प्लेयर बनना है। आज के बाद मैं सोच समझकर इस गेम को खेलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। रात के वक्त जी अपने बिस्तर पर आराम से लेटा होता है। जी इस गेम के लिए एक मार्केट है, वहाँ पर जाकर कुछ इक्विपमेंट खरीदने वाला है। इसी बारे में वो सोच रहा होता है। जी कहता है, मार्केट के ओपन होने में भी 4 दिन बाकी है, मुझे कुछ और पॉइंट्स इकट्ठा करना होंगे ताकि मैं वहाँ पर जाकर बेहतर इक्विपमेंट खरीद सकूं। इसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन होती है और एक नई टास्क आती है, जिसमें उसे एक ई रैंक की डंजन को क्लियर करने का कहा जाता है, जिसमें उसे 600 प्लस पॉइंट मिलने हैं। जी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, एक ई रैंक की डंजन, ये तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग है, इस वक्त मुझे यही चाहिए था। फिर वो यूही से कहता है, यूही मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठे कर लूंगा। फिर वो उठकर उस हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो डंजन ओपन हुई है। जी हॉस्पिटल की दीवार चढ़ता है और कहता है, कुछ दिन पहले मैं इतना ज्यादा मोटा था कि मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता था, और अब देखो मैं हॉस्पिटल की दीवार चढ़ रहा हूँ। साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और कहता है, अब तो मेरी एजिलिटी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने अपनी एजिलिटी में कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे। जी जैसे ही दीवार को जंप करते हुए अंदर जाता है तो अंदर दरवाजा पहले से ओपन होता है। लू फेंग कहता है, लगता है डंजन ओपन है। उस डंजन का नाम भूतिया हॉस्पिटल होता है। जी कहता है, हॉस्पिटल का नाम सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे अंदर बहुत सारे भूतों से सामना होने वाला है। जी जैसे ही अंदर आता है तो अंदर बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं, और गेट के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा कंकाल नाइट होता है जो कि जंजीरों से बंधा होता है। जी कहता है, ये बड़ा सा कंकाल अभी तक हिला नहीं है, लेकिन मेरा बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब मुझे बॉस को हराने के बाद ही नया रास्ता मिलेगा। वहीं पर दोनों तरफ 2 रास्ते होते हैं। जी कहता है, एक राइट साइड वाला है और एक लेफ्ट साइड वाला। अब मुझे कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए? मुझे लगता है कि इनमें से एक ठीक है और एक गलत है, या फिर दोनों ही एक ही जगह पर मिलते हैं। फिर जी उनमें से एक डोर के अंदर चला जाता है और कहता है, चाहे जहाँ पर भी जाए मुझे इस डंजन को क्लियर तो करना ही है। जी साथ ही अपना वेपन निकाल लेता है। उस पूरी गली में कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। जी कहता है, क्या ये डंजन मुझे डराने की कोशिश कर रही है? और साथ ही वुश करके एक दरवाजा खुलता है और अंदर से 2-3 नर्सें निकलती हैं जो कि मॉन्स्टर्स होती हैं। उन मॉन्स्टर्स को नर्स के गेटअप में देखकर जी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर वो मॉन्स्टर नर्सेस अटैक करने के लिए जी की तरफ आगे बढ़ती हैं। जी कहता है, मुझे काम डाउन होना होगा। देखने से तो यही लगता है कि ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ को अपग्रेड किया है, आज देखते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बड़ी है। फिर जी अपनी तलवार को घुमाता है और उन मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है। जी कहता है, मेरे लिए इन मॉन्स्टर्स को मारना आसान हो गया है, हालांकि मैं एक ई रैंक की डंजन में हूँ। कुछ दिन पहले शैन के साथ एफ रैंक की डंजन में मॉन्स्टर्स को मारना मेरे लिए मुश्किल था। साथ ही जी कहता है, शायद इस गेम का डिजाइन ही कुछ ऐसा है, अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ अंदर दाखिल होता हूँ तो मॉन्स्टर्स की डिफिकल्टी लेवल उस स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। जी कहता है, मुझे अपने वेपन के बाकी के स्किल्स को भी इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं हर बार इसके ड्वार्विंग मोड को इस्तेमाल करूंगा इससे मेरी बॉडी भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है, क्योंकि ये मेरी बॉडी से एनर्जी लेती है। क्या पता कल को मेरी स्वॉर्ड मेरी इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले कि मैं खुद भी मर जाऊं, इसलिए मुझे बाकी के स्किल्स को भी इस्तेमाल करना होगा। जी उन सारे मॉन्स्टर्स को मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त उसे पीछे गली में एक भूत नजर आता है जो कि यूही का होता है। जी जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है, कौन हो तुम? जी उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये भूत तो बिल्कुल यूही की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉर्नर से जाके मुड़ जाती है। फिर वो भागते हुए उस लड़की के भूत के पीछे जाता है और कहता है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? यूही का भूत यहाँ पर क्या कर सकता है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? और साथ ही वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि मैं और यूही हम दोनों बचपन से दोस्त थे और एक साथ ही बड़े हुए और एक साथ गेम्स खेला करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे थे यूही काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई और मैं काफी ज्यादा मोटा हो गया। दूसरे लोगों के लिए यूही एक
एक रोल मॉडल थी, एक बहुत ही आइडियल स्टूडेंट जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन मुझे उसकी एक ऐसी साइड पता थी जो किसी और को नहीं पता थी। बाहर जो लड़की इतनी अच्छे से पेश आती थी वो घर पर आकर सिर्फ गेम्स खेला करती थी। मुझे लगा था शायद हम दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी मुश्किलात बढ़ती गयी। यूई की क्लास फेलोज उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है, तुम इतने मोटे और अगली दिखने वाले लड़के के साथ क्यों घूमती फिरती रहती हो, ये बिल्कुल भी तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम हमारे साथ आओ। जी कहता है और मुझे भी एक पॉइंट पर ऐसे लगने लगा जैसे मैं यूई के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ और मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जिस दिन यूई की मौत हुई उस दिन वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि चलो चलकर गेम्स खेलते हैं। मैंने उसे कहा नहीं, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मुझे कोई और काम है। हालांकि ये बात सुनकर वो थोड़ी सी उदास हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे से उसने मुझसे कहा चलो फिर अगली बार जब तुम फ्री हुए तो मुझे बताना। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगली बार आने ही नहीं वाली। वो दिन उसका आखिरी दिन था। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जी कहता है मुझे अपने पास्ट को लेकर उदास नहीं होना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे 1 बिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। मेरे पास अभी भी एक चांस है यूई को दोबारा देखने का। यूई के भूत का पीछा करते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है। वो जैसे अंदर दाखिल होता है सामने एक आइटम पड़ी होती है। जी सामने उस आइटम की तरफ देखता है जो कि एक डील होता है। जी कहता है मुझे लगता है ये आइटम बहुत ज्यादा कीमती होने वाली है और वहीं पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है। जी कहता है जैसे ही मैं उस आइटम को उठाऊंगा मुझे लगता है ये सारी डेड बॉडीज उठकर मुझ पर अटैक करना शुरू कर देंगी। जी हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस गेम को लगता है शायद ये मुझे बेवकूफ बना सकती है। जी अपनी तलवार उठाता है और सीधा डेड बॉडी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है बाद में भी तो ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे, इसलिए मैं इन्हें पहले मार देता हूँ। लेकिन जैसे वो उस पर तलवार चलाता है उसके ऊपर एक शील्ड होती है और वो उसे नहीं मार पाता। जी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है अब मुझे वो आइटम भी उठानी है और इन मुर्दों के अटैक से भी बचना है, अब मैं क्या करूं। वहीं पर उसे कुछ लटकी हुई तारें नजर आती हैं। वो उन तारों को वहां से खींच लेता है और फिर उन तारों के साथ उन सारी डेड बॉडीज को उनके बेड पर ही बांध देता है और फिर वो सीधा उस आइटम की तरफ जाता है और उस स्केलेटन के हाथ से उस आइटम को उठा लेता है। जी जैसे ही उस हार्ट आइटम को उठाता है उसी वक्त वो मुर्दे हिलना शुरू कर देते हैं और वो सारे मॉन्स्टर जिंदा हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जी ने उनको रस्सियों से बांधा हुआ है इसलिए वो अपने बेड से उठ नहीं पाते। जी कहता है चाहे तुम जितना मर्जी चिल्ला लो, ये बिजली की तारें बहुत ज्यादा मजबूत है जिनके साथ मैंने तुम्हें बांधा है, तुम इनसे आजाद नहीं हो सकते। जी हंसते हुए कहता है अब जबकि मुझे स्पेशल आइटम मिल चुकी है और ऊपर से तुम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, क्यों ना मैं तुम सब लोगों को तकलीफ से आजाद कर दूं। वो अपना वेपन लेता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने पर जी को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। जी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज उसने पहली बार गेम को बेवकूफ बनाया है। और साथ ही एक विंडो ओपन होती है और जी से कहा जाता है तुम्हें एक नया टाइटल बफ मिला है। उसके नए टाइटल का नाम यू मैड ब्रो होता है। जैसे ही जी इस टाइटल को एक्टिवेट करेगा उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे उसे नोटिस करेंगे। यही इस टाइटल का बफ होता है। जी कहता है शायद ये गेम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही है, लेकिन मैं डंजन के अंदर इस टाइटल को इक्विप नहीं करने वाला, वरना सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे भागते हुए आ जाएंगे। सेम टाइम पर शन का भी एक सीन दिखाते हैं जो कि अपने वॉशरूम में बैठी होती है और नहा रही होती है। शन नहाते हुए भी जी के बारे में सोच रही होती है और कहती है पता नहीं वो लड़का इस वक्त क्या कर रहा होगा। शन शर्माते हुए कहती है आखिर मैं उस लड़के के बारे में सोच क्यों रही हूँ, मैंने उसे इन्वाइट किया था लेकिन उसने मेरे इन्विटेशन को ठुकरा दिया, दबा करो उसे, मरने दो। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन का होता है। जी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जी एक बड़े से मॉन्स्टर को मारता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे फाइटिंग अच्छे से आ गई है, अब मुझे फाइटिंग करने में मुश्किल नहीं हो रही। उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने पर उसे एक और ब्लड क्रिस्टल मिलता है। जी कहता है मुझे लगता है कि यही वो दूसरा आर्टिफैक्ट है जो मुझे चाहिए था। जी कहता है अब मुझे बस इस डंजन के बॉस को ढूंढना है ताकि मैं इस डंजन को क्लियर कर सकूं और मुझे वापस का रास्ता मिल सके। उसी वक्त उसे फिर से यूई का भूत नजर आता है। जी फिर से हैरान हो जाता है और कहता है ये तो यूई का भूत है और बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। जी चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। वो भूत जाकर एक दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। जी उसे कहता है तुम हो क्या चीज, और साथ ही अपनी तलवार से उस पर स्ट्राइक करता है, लेकिन वो तो एक भूत होता है और जी की तलवार उसके आर पार हो जाती है और सामने दीवार को तोड़ देती है और एक रास्ता ओपन होता है। जी उस भूत से पूछता है तुम जुई की तरह क्यों दिख रही हो। वहीं पर सामने हॉलवे में से कुछ और मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जी उन मॉन्स्टर्स को भी गाजर मूली की तरह काट देता है, लेकिन फिर से सामने से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। जी कहता है ये एक अच्छा मौका है, इन सारे मॉन्स्टर्स के लिए मुझे अपने स्किल को इस्तेमाल करना होगा। जी अपनी तलवार को नीचे जमीन पर लगाता है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम टोरेंट ऑफ पावर होता है उसको यूज करता है और सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन जी के वेपन की पावर की वजह से नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और जी नीचे गिर जाता है। जी कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। जी सामने देखता है तो सामने एक बड़ा सा एंट्रेंस होता है। जी कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये डंजन इतनी ज्यादा बड़ी होगी। जी कहता है मुझे लगता है शायद यूई का भूत मुझे यहीं पर लेकर आना चाहता था। उस एंट्रेंस के ऊपर लिखा होता है अंडरवर्ल्ड। जी कहता है ये डंजन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है
जिसमें से सिर्फ डेड ही जा सकते हैं। क्या जूही का भूत चाहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड में जाऊं? जी उठकर सीधा एंट्रेंस की तरफ जाता और कहता है, वैसे भी मुझे अंदर जाकर देखना ही है कि अंदर क्या है। जी जैसे एंट्रेंस को पार करके अंदर जाता है, सामने एक ब्रिज होता है और उसके ऊपर कुछ आत्माएं उड़ रही होती है। जी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये अचानक हॉस्पिटल के अंदर एक गुफा कहाँ से आ गई? जी कहता है, यहाँ के मॉन्स्टर्स तो बाहर के मॉन्स्टर्स से बहुत ज्यादा अलग हैं। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और फिर उनमें से एक आत्मा उड़ती हुई सीधी जी की तरफ आगे बढ़ती है। जी भी अपने वेपन को रेडी करता है और कहता है, चलो देखते हैं ये मॉन्स्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जी जैसे ही अपनी तलवार को घुमाता है, तलवार उसके आर पार हो जाती है क्योंकि वो एक आत्मा होती है। अब जी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, इन बार तो मेरे अटैक्स का कोई भी असर नहीं हो रहा। लेकिन वो आत्मा अपने पास से उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से जी की एचपी आधी रह जाती है। जी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं इन सब से फाइट नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही स्ट्राइक से मेरी आधी एचपी जाती रही। जी कहता है, एक और स्ट्राइक और मेरा काम तमाम हो जाएगा। वो वहाँ से भागता हुआ बाहर निकल आता है और कहता है, मैं इन सब के साथ फाइट नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बाहर आते ही जी सोचता है, अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर्स मुझ पर अटैक कर रहे हैं, शायद इस वजह से क्योंकि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में सिर्फ डेड लोग ही जा सकते हैं। जी गेम को कोसना शुरू कर देता है और कहता है, आखिर ये गेम ऐसा कैसे कर सकती है? अंडरग्राउंड में तो सिर्फ डेड जा सकते हैं, कोई डेड बंदा चल कैसे सकता है? उसी वक्त जी को उस मेडिसिन के बारे में याद आता है जो कि शैन ने उसे लास्ट टाइम दी थी, एक ग्रीन कलर की मेडिसिन। इससे वो 30 मिनट के लिए अपनी हार्ट बीट को रोक सकता है। जी उस मेडिसिन को निकालता है और पी जाता है और कहता है, चलो ट्राई करके देखते हैं। जी जैसे ही उस मेडिसिन को पीता है, उसके सारे स्टेटस पॉइंट्स 0 हो जाते हैं। जी की बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि उसे चलने में मुश्किल हो रही होती है। फिर जी लड़खड़ाता हुआ सीधा उस डंजन के अंदर चला जाता है। जी जाकर उस पुल के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, वो सारी आत्माएं अटैक करने के लिए आ रही हैं। काश उन्होंने मुझे ना देखा हो और मेरी मेडिसिन काम कर जाए। जी अपना नाक बंद करके वहीं पर खड़ा हो जाता है